आज हम आधुनिक भारत के उस विषय पर चर्चा करेंगे जो अंग्रेजों की भारत में राजनीतिक स्थापना को लेकर के जुड़ा हुआ है। एक बेहद सामान्य सा प्रश्न सभी इतिहास के विद्यार्थियों के जहन में आता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने लंबे समय तक अपने प्रभाव को स्थापित किया, वहाँ की शक्तियों को परास्त किया, लेकिन राजनीतिक रूप से बंगाल को ही उन्होंने क्यों चुना और वहाँ से ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार और स्थापना का कार्य आरंभ किया। यह वह विषय है जो सामान्यतया जिस पर हम लोग बात नहीं करते या कम करते हैं। तो आज हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना के आरंभ के रूप में ही क्यों चुना गया। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता बंगाल से आरंभ की। अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में स्थापित कर लिया था और वहां उन्होंने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। साथ ही उन्हें भारत छोड़ने तक के लिए अंग्रेजों ने विवश कर दिया। दक्षिण भारत में उनकी राजनीतिक विजय का मार्ग प्रशस्त हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण भारत से ना करके बंगाल के क्षेत्र से किया। तो सामान्य स्थितियों में ये माना जाना चाहिए था कि जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने वहाँ की स्थानीय राजनीतिक शक्तियों को परास्त किया है, वहाँ से ही अंग्रेज अपने राजनीतिक सत्ता का राज्य विस्तार का आरंभ करते। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने इस विकल्प के लिए बंगाल को चुना। संभवतः इसके अनेक कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसी क्रम में पहला जो बिंदु आता है वो आता है बंगाल का एक संपन्न राज्य होना। बंगाल की हम लोग यदि भौगोलिक स्थितियां देखें तो गंगा नदी के द्वारा लाई गई कछार की मिट्टी से बंगाल का प्रदेश, यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ बन चुकी थी। यहाँ पैदावार बहुत अच्छी होती थी और पर्याप्त मात्रा में होती थी। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से यह अत्यंत लाभप्रद क्षेत्र था, जहाँ से निरंतर हमें यह राज्य को उत्कृष्ट किस्म की फसलें और राजस्व प्राप्त होता था। तो निश्चित रूप से यहाँ की राजनीतिक सत्ता के लिए जो आर्थिक संसाधन थे वो पर्याप्त थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने राजनीतिक विस्तार के क्षेत्र के रूप में चुना। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम लोग बात करें तो बंगाल एक औद्योगिक प्रदेश था और यहाँ कई प्रकार के उद्योग भी विकसित थे। यही कारण था कि बंगाल उस समय एक धन संपन्न आर्थिक समृद्ध राज्य बन चुका था। इसीलिए अंग्रेजों ने इस बात का अनुभव भी किया कि बंगाल में अपने पैर जमाना और यहाँ से व्यापार करना भविष्य के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। इसी कारण वे मुगल सम्राटों से भी समय समय पर बंगाल के क्षेत्र में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते थे, याचनाएं करते रहते थे। कलकत्ता में 50 वर्षों के व्यापार की सफलता ने अंग्रेजों को यह सिखाया कि यहाँ उनके आर्थिक लाभ को लेकर के कोई संकट नहीं है। इसी वजह से चार्नोक ने 1690 में कलकत्ता की नींव भी डाली। वह व्यापारिक केंद्र के रूप में और सामरिक दृष्टि से कलकत्ता के महत्व को समझता था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक संपन्नता को ध्यान में रखते हुए, उसको दृष्टि में रखते हुए बंगाल के क्षेत्र को अपने राजनीतिक प्रभुसत्ता के क्षेत्र में के रूप में चुना और यहाँ से अपने राज्य विस्तार का आरंभ उन्होंने किया। इसके अलावा बंगाल की प्रचुर धन संपदा ने भी अंग्रेजों को आकर्षित किया यहाँ से अपने राजनीतिक विस्तार को आरंभ करने के लिए। यहाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अत्यंत उपजाऊ भूमि थी और यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी पर्याप्त रूप से विकसित थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने
बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना का आरंभ किया, श्री गणेश किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि बंगाल से प्राप्त धन से वे अपनी सैनिक शक्ति में भी वृद्धि कर सकेंगे, सुविधा में वृद्धि कर सकेंगे, और जिसके लिए धन संपदा आवश्यक होती है, और इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को इस उद्देश्य के लिए चुना। इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों से सत्ता प्राप्ति की सुगमता ने भी अंग्रेजों को यहाँ आकर्षित किया। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि अंग्रेजों ने बंगाल की विजय को आसान समझकर, तुलनात्मक रूप से आसान समझकर, सबसे पहले अपने विजय की अभिलाषा यहीं पूरी करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में इतिहासकार अल्फ्रेड लॉयल भी कहते हैं कि बंगाल में आगे बढ़ना और भारत में कोमल और असुरक्षित ओर से प्रवेश करने जैसा था। यद्यपि कुछ इतिहासकार अल्फ्रेड लॉयल से असहमत हैं, जिसमें भारतीय इतिहासकार डी बसु भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि बंगाल तुलनात्मक रूप से आसान था विजय के लिए, राजनीतिक विजय के लिए, बल्कि अन्य प्रदेश भी अंग्रेजों के लिए उसी रूप में थे जिस रूप में बंगाल था। और बंगाल में आने से पहले अंग्रेज अपना प्रभुत्व सूरत, बम्बई और मद्रास में भी जमा चुके थे। अतः स्पष्ट हो सकता है कि बंगाल में से पहले साम्राज्य स्थापना का यह प्रमुख कारण नहीं हो सकता। यद्यपि ये प्रमुख कारण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इस कारण की महत्ता को हम लोग कम करके नहीं आ सकते। ये भी उन कारण में एक सहायक कारण था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना का कार्य आरंभ किया। इसके अलावा बंगाल राजनीतिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप में हमको अंग्रेजों को सुरक्षित दिखाई दिया। इसकी वजह से भी अंग्रेज यहाँ पर आकर्षित हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक और हैदराबाद में तो अंग्रेज अपना राजनीतिक प्रभाव इससे पहले स्थापित कर चुके थे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वे केवल निजाम को ही प्रभावहीन कर सके थे। उस समय दक्षिण में प्रमुख शक्ति जो थी मराठाओं की थी, जिसका प्रभाव लगभग समस्त उत्तरी भारत में जम चुका था। इसीलिए उन्होंने बंगाल को चुना, जिसकी राजनीतिक और सैनिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, और साथ ही में मराठा शक्ति से भी बंगाल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी था कि बंगाल जो था वो भारत की राजधानी, तत्कालीन भारत की राजधानी दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण मुगल सम्राटों के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं रहता था। यद्यपि मुगल सम्राटों के प्रभाव में उनके अधिकार क्षेत्र में बंगाल का क्षेत्र सम्मिलित होता है, लेकिन दूरी की वजह से उतना ज़्यादा प्रभाव बंगाल पर उनका नहीं था जितना प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर हो सकता था। इसीलिए बंगाल इस मायने में कई गुना सुरक्षित रहा और ये भारी शक्तियों के प्रभाव से अछूता रहा, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने लिए सुरक्षित समझा और यहाँ से अपने राजनीतिक विस्तार का आरंभ उन्होंने किया। इसके अलावा बंगाल के जो सामुद्रिक तट थे वे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित थे, या कहें कि अन्य तटों की तुलना में अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था व्यापार करने के लिए। यद्यपि बम्बई और सूरत भी समुद्र तट पर स्थित थे, लेकिन वहाँ समस्या ये थी कि वहाँ अरब के व्यापारियों के कारण पश्चिमी समुद्र तट जहाँ बम्बई सूरत स्थित है इतना सुरक्षित नहीं था जितना कि बंगाल का समुद्र तट सुरक्षित था। यद्यपि इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति यूरोपीय देशों में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुर्तगाली सामुद्रिक जो डाकू थे वो निरंतर लूटमार मचाया करते थे, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता था। लेकिन बंगाल की स्थितियों को देखें, वहाँ के सामुद्रिक तटों को देखें, तो वे समुद्रिक तट इस तरह के जो पुर्तगालियों के सामुद्रिक लूट का जो जरिया था उससे दूर थे, या कहें कि उस प्रभाव से अछूते थे, जिसकी वजह से व्यापारिक रूप से इनको सुरक्षा यहाँ मिल सकती थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने शायद ये भी एक विषय ध्यान में रखा होगा कि यदि हम लोग यहाँ से व्यापार का केंद्र बना करके व्यापार करें तो निश्चित रूप से न केवल हम लोग इस तरह की लूटमार से भी सुरक्षित रह सकेंगे, साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना तक भी हम लोग वहाँ पर सामुद्रिक व्यापार करने में सक्षम हो सकेंगे। इस वजह से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने राज्य विस्तार के लिए चुना। इसके अतिरिक्त बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था को यदि हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने इसको अपने अनुकूल पाया। बंगाल की राजनीतिक अवस्था अली वर्दी खां की मृत्यु के उपरांत अत्यंत दयनीय बन चुकी थी।
निरंतर उत्तराधिकार के प्रश्न पर बंगाल में संघर्ष हो रहे थे, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, हिंदू अमीर भी उनमें सहयोगी बन रहे थे और षड्यंत्रकारी मुस्लिम अमीर और हिंदू अमीर अंग्रेजों से हाथ मिलाने को निरंतर उत्सुक हमको दिखाई देते हैं। वे चाह रहे थे कि बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हो, जिसका लाभ वे अमीर उठा पाएँ, और अंग्रेज भी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को अपने इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा। ये अवसर उन्होंने हाथों हाथ लिया और वे वहाँ के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी सम्मिलित हुए। उनका हस्तक्षेप वहाँ बढ़ा और उन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए इन अमीरों का समर्थन किया, और जिसका परिणाम हम लोग सिराजुद्दौला के रूप में प्लासी के युद्ध में जब परास्त हुए थे और बक्सर के युद्ध के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये भी निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए एक अवसर था, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया और वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया। इसके अतिरिक्त बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक शक्ति का तुलनात्मक रूप से निर्बल होना भी अंग्रेजों को कहीं न कहीं आकर्षित करता है। नवाब सिराजुद्दौला की शक्ति को अंग्रेज 2 बार परख चुके थे। क्लाइव अपनी एक छोटी सी और प्रशिक्षित सैन्य टुकड़ी से सिराजुद्दौला को परास्त कर चुका था। चंद्रनगर लेने के उपरांत फ्रांस भी जो था नवाब को सहायता देने में सक्षम नहीं रहा, और उसका जो एक बड़ा सहयोगी था फ्रांस, वह भी अंग्रेजों के सामने से हट जाता है। या कहें कि अंग्रेजों के एक समस्या के तौर पे जो फ्रांसीसी वहाँ मौजूद थे, वे भी अब जो है उस राजनीतिक परिदृश्य में हमको दिखाई नहीं देते हैं। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वह भी अंग्रेजों के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और अमीचंद अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुका था। अतः क्लाइव ने अपनी कूटनीति का क्षेत्र जो है वो बंगाल को चुना और अपना प्रभाव इस तरीके से स्थापित किया कि वहाँ प्रत्येक राजनीतिक निर्णय अंग्रेजों की सहमति से ही होते थे। यदि अंग्रेजों की असहमति इस बात को लेकर के होती थी तो बंगाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा उलटफेर और परिवर्तन उनके बिना नहीं आ सकता था। इस तरीके की राजनीति, इस तरीके का प्रभाव उन्होंने अंग्रेजों ने वहाँ पर स्थापित किया, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने राज्य क्षेत्र को स्थापित किया और यहाँ से ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया।